तीसरा हम लोग आगे देखते हैं, आगे इस टॉपिक को पढ़ते हैं। आगे हमारा है द अर्ली एंटरप्रेन्योर्स पार्ट सेकेंड, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे कि जैसे कि आप लोगों ने देखा था कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो बिजनेसमैन थे, जो एंटरप्रेन्योर्स थे, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनके पास पैसा कहाँ से आया? उनके पास पैसा आया था चाइना के साथ ट्रेड करने से। क्लियर है? तो क्वेश्चन हमारे सामने ये आता है, क्या सर सिर्फ चाइना के साथ ही ट्रेड करते थे हमारे जो बिजनेसमैन, उसी से पैसा आया, या कुछ और भी क्या थे रूट्स थे जिनके द्वारा वो उन्होंने पैसा एक्यूमुलेटेड किया? तो हाँ बेटा, कुछ और भी तरीके थे जिनसे उन्होंने पैसा किया, एक्यूमुलेटेड किया। क्लियर है? उसके लिए क्या क्या है वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो कैपिटल वाज एक्यूमुलेटेड थ्रू द अदर ट्रेड नेटवर्क्स, कुछ अदर ट्रेड नेटवर्क्स भी थे जिनके द्वारा उन्होंने क्या किया, कैपिटल को एक्यूमुलेटेड किया। देखते हैं कौन कौन से ट्रेड नेटवर्क थे अलग अलग। जैसे कि ट्रेड विद वर्मा, जैसे कि बर्मा के साथ जो ट्रेड होती थी, बर्मा जिसको आप जानते हैं आज किसके नाम से, म्यांमार के नाम से, इसको पहले बर्मा के नाम से जानते थे। तो बर्मा के साथ भी ट्रेड की जाती थी, ईस्ट एशिया के साथ भी, और ईस्ट अफ्रीका के साथ भी क्या होती थी, ट्रेड होती थी। तो इन कंट्रीज़ के साथ भी जो ट्रेड होती थी उससे भी क्या होता था, ये जो बिजनेसमैन थे, ये जो ट्रेडर्स थे या इंडस्ट्रीज थे, यहाँ से भी इन्होंने क्या किया, कैपिटल को एक्यूमुलेट किया। क्लियर है? इसके बाद में कुछ ग्रुप से जो इंडिया के अंदर ही ट्रेड किया करते थे, कि इंडिया के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह सामान को ले गए, वहाँ पर जाकर उसको सेल कर दिया, तो वहाँ से उन्होंने पैसा कमाया। क्लियर है? तो ग्रुप्स ऑपरेटेड विद इन इंडिया, क्लियर है, विद इन द इंडिया। क्लियर है? इसके अलावा क्या सिर्फ सर ये जो ट्रेडिंग में या जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते थे, या ये सेल्स का बाय का काम करते थे ट्रेडर्स, सिर्फ उन्हीं लोगों ने पैसा कमाया, या कुछ और भी तरीका था क्या करने का, पैसा कमाने का, यानी कि कैपिटल को एक्यूमुलेट करने का? तो हाँ बेटा, कुछ और भी तरीके थे। वो क्या तरीके थे वो समझिएगा आप, कि जैसे कि बैंकिंग मनी, जो लोग पैसे लेने देने का काम करते थे, कि किसी को पैसा दे दिया, उससे इंटरेस्ट पे पैसा दे दिया, इंटरेस्ट ले लिया उससे, फिर किसी और को दे दिया, उससे इंटरेस्ट ले लिया, जो इंटरेस्ट का काम करते थे। जैसे आप लोग जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे कि बैंक जो होती है वो किस तरीके से पैसा कमाती हैं, वो मैं आपको वहाँ पर पढ़ाऊँगा। तो मैं वही बताना चाह रहा हूँ आपको कि उस समय पर जो लोग किसके काम में लगे होते, बैंकिंग के काम में लगे होते, ट्रांसफरिंग फंड के काम में लगे होते, पैसा उधार पे देने के काम में लगे, लोन देने के काम में लगे हुए थे, तो वो लोगों ने भी क्या किया, पैसा कमाया, और उन लोगों ने क्या किया, इंडस्ट्रीज वगैरह खोली। क्लियर है? तो बैंकिंग मनी, ट्रांसफरिंग फंड, फाइनेंसिंग एंड ट्रेडर्स, ये सारे जो काम करते थे, इन लोगों ने भी क्या क्या अच्छा खासा पैसा कमाया। और जैसे ही इन्होंने पैसा कमाया, इनके पास पैसा आ गया, इनको जैसे ही मौका मिला, इन्होंने तुरंत वहाँ पर इंडस्ट्रीज खोल दी। तो अब यहाँ मैंने जो शब्द यूज़ किया कि इनको जब मौका मिला तब इन्होंने इंडस्ट्रीज खोली। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा, सर जब पैसा था इनके पास फिर तो इंडस्ट्रीज खोल ली होंगी। लेकिन नहीं बेटा, इंडस्ट्रीज खोलना इतना आसान नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि हमारे ऊपर कंट्रोल, हमारे ऊपर डोमिनेंस कौन कर रहा था? कॉर्निकल ब्रिटिशर्स कर रहे थे। क्लियर है? तो हमारे यहाँ पर किसका कंट्रोल चल रहा था? कॉलोनियल कंट्रोल चल रहा था। जब कॉलोनियल कंट्रोल चल रहा था हमारे ऊपर, तो उससे हमारे ट्रेडर्स को या इंडस्ट्रियलिस्ट को बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा था। वो देखते हैं हम कौन कौन सी प्रॉब्लम्स का उनको सामना करना पड़ रहा था। कॉलोनियल कंट्रोल ओवर द ट्रेड, डिफिकल्टी फॉर द ट्रेडर्स इंक्रीज। जब जैसे जैसे कॉलोनियल कंट्रोल हमारे ऊपर बढ़ता चला गया, वैसे वैसे ही क्या हुई, जो ट्रेडर्स थे हमारे, उनके लिए प्रॉब्लम्स बढ़ती चली गई। क्या क्या प्रॉब्लम्स बढ़ी वो हम देखते हैं। कि पहली प्रॉब्लम देखिएगा, प्रॉब्लम इन एक्सपोर्टिंग मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा था कि इंडियन गुड्स कहाँ पर, बाहर इंटरनेशनल मार्केट में नहीं बिक पा रहा था। जैसे ब्रिटेन में आप लोगों ने देखा था कि ब्रिटेन में क्या हो रहा था, ब्रिटेन के इंडस्ट्रियलिस्टों ने ब्रिटेन गवर्नमेंट्स को प्रेशराइज करके ये कह दिया था कि इंडियन गुड्स कहाँ नहीं आना चाहिए, ब्रिटेन नहीं आना चाहिए। तो बेटा ऐसा नहीं था कि ब्रिटेन जा ही नहीं रहा था सामान। अब ऐसा तो नहीं था कि इंडिया के लोग वहाँ पर सामान बेचते हैं और ब्रिटेन वाले लेते नहीं हैं, ऐसा तो नहीं था। क्या तरीका था वो समझिएगा कि उन्होंने क्या किया कि जैसे कि मान लेते हैं ये हमारा क्या है, इंडिया है, क्लियर है, और ये हमारा ब्रिटेन है। अब यहाँ पर मान लेते हैं कोई शर्ट बनकर तैयार हुई कितने रुपए की, 100 रुपये की। अब देखिएगा ये इंडिया के जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो चाहते हैं कि ये शर्ट कहाँ बिके, ब्रिटेन बिके। क्लियर है? लेकिन ब्रिटेन वाले चाहते हैं कि ये इंडिया की शर्ट यहाँ नहीं आए। तो वो ऐसा तो नहीं है कि इनका हाथ पकड़ लेंगे, इनसे मना कर देंगे कि नहीं साहब आप अपने सामान को यहाँ मत लेकर आओ। वो क्या करेंगे, इस पर टैक्स लगा देंगे। टैक्स लगा दिया, जैसे उन्होंने कह दिया कि इस पर टैक्स लगा दीजिए कितना, 100%। तो 100% टैक्स लगाने का मतलब होगा कि जब वो शर्ट यहाँ पहुँचेगी तो वो शर्ट यहाँ पर इस मार्केट में कितने रुपये की बिकेगी बेटा,
200 रुपये की बिकेगी, तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगी, महंगी हो जाएगी, और जब वो महंगी हो जाएगी तो लोग उसको पसंद नहीं करेंगे या उसको नहीं खरीदेंगे। क्लियर है? तो यहाँ से एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी क्योंकि लिए ट्रेडर्स के लिए, इंडियन इंडस्ट्रीज के लिए, कि वो अपने सामान को क्या नहीं कर पा रहे थे, एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, कहाँ पर, दूसरी मार्केट्स में। तो प्रॉब्लम इन एक्सपोर्टिंग मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। क्लियर है? दूसरी प्रॉब्लम क्या थी वो देखिएगा, स्कोप फॉर ट्रेड इन रॉ मटेरियल ओनली कॉटन। देखिएगा वो अपना सामान बाहर भेज तो पा रहे थे, लेकिन बाहर जो वो अपना सामान बेच रहे थे वो सिर्फ क्या अपना रॉ मटेरियल ही बेच पा रहे थे। जैसे कि आपने इससे पहले वाली जो वीडियो देखी थी उसमें मैंने आपको दिखाया था कि इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट के गुड्स कहाँ नहीं जा रहे थे, ब्रिटेन नहीं जा रहे थे, लेकिन ब्रिटेन क्या चीज़ जा रही थी, रॉ कॉटन जा रहा था। क्लियर है? तो किस चीज़ का स्कोप कम था, जो आइटम्स थे उनका स्कोप कम था, यानी कि कौन से आइटम्स जा रहे थे, जो सिर्फ रॉ मटेरियल के रूप में। क्लियर है? जैसे कि कॉटन था। क्लियर है? तीसरी जो प्रॉब्लम थी वो क्या थी, ग्रेजुअली जो एज्ड आउट ऑफ द शिपिंग बिजनेस। जैसे कि आप लोगों ने देखा था कि इससे पहले वाली वीडियो में कि 2 पोर्ट्स थे जो प्री कॉर्नियल पोर्ट्स जिन्हें हम लोग बोलते हैं, एक हुगली और एक सूरत। क्लियर है? हमने पढ़ा था कि हुगली और सूरत जो प्री कॉर्नियल पोर्ट्स थे उन्होंने अपनी इंपॉर्टेंस खो दी थी आफ्टर द कॉर्नियल कंट्रोल के बाद में, क्योंकि कॉर्नियल कंट्रोल के बाद में कौन से 2 पोर्ट्स बन गए थे, बॉम्बे और कैलकाता। क्लियर है? जिसकी वजह से हुगली और सूरत ने अपनी इंपॉर्टेंस खो दी थी। तो जो बिजनेसमैन किस में लगे हुए थे, शिपिंग बिजनेस में लगे हुए थे, उस शिपिंग बिजनेस से भी वो उन लोगों का बिजनेस वहाँ पे भी नहीं चल पा रहा था। ये सारी प्रॉब्लम्स थी जिनका सामना करना पड़ रहा था, इंडियन ट्रेडर्स को करना पड़ रहा था। सिचुएशन टिल द फर्स्ट वर्ल्ड वार, और ये सारी प्रॉब्लम्स का सामना इनको कब तक करना पड़ा है, फर्स्ट वर्ल्ड वार तक। क्लियर है? मैं बताऊंगा आपको फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद में कैसे कंडीशंस सॉल्व हुई, कैसे कंडीशन चेंज हुई बताऊंगा मैं पहले, लेकिन उससे पहले देखते हैं ये कब तक रही ये सारी प्रॉब्लम्स उनके सामने। सिचुएशन टिल द फर्स्ट वर्ल्ड वार, डोमिनेंस यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज, मेनली इंडिया के अंदर जो यूरोपियन एजेंसी थी उन्हीं का डोमिनेंस रहा। अब इसमें 3 मेन एजेंसीज के नाम आपकी बुक में दे रखे हैं, या आपको तीनों एजेंसीज के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। पहला है बर्ड हायर एंड कंपनी, दूसरा है एंड्रयू यूलू, एंड तीसरी है जार्डिन एंड स्नीकर्स कंपनी। ये 3 कंपनीज थी इंडिया के अंदर जो बिजनेस करती थी, जो बिजनेस जिन्होंने इंडस्ट्रीज वगैरह खोल रखी थी, और इन्हीं का डोमिनेंस ज़्यादातर चलता था। कहाँ पर? इंडिया के अंदर। लेकिन जैसे मैंने बताया था कि इन सबका डोमिनेंस कब तक रहा है, इन सबका ये सारी सिचुएशन कब तक रही है, टिल द फर्स्ट वर्ल्ड वार। अब देखते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद में कैसे चीज़ें चेंज होती हैं। तो वो फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय पे क्या हुआ, जिस समय फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था, तो ये जो डोमिनेंस कंपनी थी, ये जो कंपनी थी ब्रिटेन की कंपनी थी, ये सारी कंपनीज बिजी हुई क्या करने में, बम वगैरह बनाने में या वेपन्स वगैरह बनाने में। किसके लिए? ब्रिटेन के लिए। तो उस समय ऐसा तो नहीं था कि कहना ये सब लोग वेपन्स बना रहे थे तो वहाँ के लोग कपड़े नहीं पहन रहे होंगे। क्लियर है? या वहाँ के लोग और चीज़ों को नहीं खरीद रहे होंगे, वहाँ के लोग और चीज़ों को भी खरीद रहे थे, कपड़े भी पहन रहे थे, तो उन चीज़ों की डिमांड को कौन कंप्लीट कर रहा था, इंडियन इंडस्ट्रीज। क्लियर है? तो यहाँ से इंडियन इंडस्ट्रीज को थोड़ी सी क्या मिलती है, ग्रोथ मिलती है। और जब फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म होता है 1914 से 1918 तक, आपको पता है फर्स्ट वर्ल्ड वार चलता है, जब 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म होता है तो उस समय तक इंडिया की इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा ग्रोथ कर चुकी होती है कि वो इकोनॉमिकली तरीके से काफ़ी ज़्यादा आगे होती है। किससे? ब्रिटिशर्स की कंपनी से। तो 18 से लेकर 47 तक, बाद में 18 से लेकर 47 तक जो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज हैं वो क्या नहीं कर पाती हैं, कंपीट नहीं कर पाती हैं किसके साथ में, इंडियन इंडस्ट्रीज के साथ में। क्लियर है? हमारे जो 2 क्वेश्चन थे जो हमने नेक्स्ट वीडियो के पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस किए थे कि कैपिटल कहाँ से आई और दूसरे ये कौन लोग थे। तो कैपिटल आपको पता चला गया किसके कहाँ से आई, चाइना के साथ ट्रेड करने से, उसके बाद में बर्मा के साथ, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के साथ ट्रेड करेंगे। इसके बाद में बैंकिंग, ट्रांसफरिंग फंड, फाइनेंसिंग, इन सारे कामों को करने से क्या आया, कैपिटल इनके पास एक्यूमुलेटेड हुई। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या था, कौन लोग थे जिन्होंने ये इंडस्ट्रीज खोली। तो इसमें हमने कुछ नाम देखे, जवाहरलाल टैगोर का नाम देखा हमने, जमशेदजी नेशुजी टाटा का नाम देखा, सेठ हुकमचंद का नाम देखा, जीडी बिरला के फादर्स एंड ग्रैंडफादर के नाम देखा। क्लियर है? ये सब लोग थे। अब जो तीसरा क्वेश्चन था कि वर्कर्स कहाँ से आए, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि वर्कर्स कहाँ से आए। तो नेक्स्ट हमारी जो वीडियो होगी वो यही होगी, किन के ऊपर होगी, वर्कर्स के ऊपर के, इन इंडस्ट्रीज के अंदर काम करने वाले जो वर्कर्स थे वो कहाँ से आए।